हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 17 दैनिक जीवन में रसायन केमिस्ट्री इन डेली लाइफ का रिवीजन क्लास। ओके, तो इसमें हम लोग दैनिक जीवन में रसायन केमिस्ट्री इन डेली लाइफ का रिवीजन क्लास में पढ़ेंगे कि हम लोगों ने अध्याय 17 दैनिक जीवन में रसायन में हम लोगों ने क्या क्या सीखा एवं क्या क्या जाना। ओके, तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए हम लोग सबसे पहले दैनिक जीवन में रसायन इसके बारे में समझ लेते हैं कि केमिस्ट्री इन डेली लाइफ क्या होता है। फिर इस टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, रसायन। ओके, केमिस्ट्री। तो चलिए सबसे पहले रसायन के बारे में समझ लेते हैं कि रसायन या केमिस्ट्री क्या होता है। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने चैप्टर 11 केमिस्ट्री इन नॉन मेटल्स अधातु का रसायन में बताया था कि जो केमिस्ट्री या रसायन किसे कहते हैं। ओके, तो चलिए एक बार और अच्छे से समझते हैं रसायन या केमिस्ट्री। ओके, तो इसको रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र भी कहा जाता है। ओके, तो रसायन विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा होता है। इसमें पदार्थों के संगठन, संरचना, गुण और रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ओके, तो रसायन किसे कहते हैं, तो आप लोग इसमें याद रखिएगा कि रसायन विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा होता है। इसमें पदार्थों के संगठन अर्थात वो किस प्रकार से जुड़ता है, उसका संरचना, उसका क्या संरचना होता है, गुण अर्थात वो क्या क्या गुण प्रदर्शित करता है, और रासायनिक प्रतिक्रिया अर्थात वो किस प्रकार से रासायनिक क्रिया को दर्शाता है के दौरान परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही रसायन या केमिस्ट्री कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को रसायन के बारे में समझ आया होगा कि रसायन विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा होता है। इसमें पदार्थों के संगठन, संरचना, गुण और रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ओके, और जो रसायन शब्द का जो विघटना होता है वो दो शब्दों से होता है, वह है रस प्लस आन। ओके, जैसे कि यहाँ पर मैंने डिनोट किया है, रसायन का जो विघटना होता है दो शब्दों में होता है रस प्लस आन। तो रस का अर्थ होता है द्रव, इसका अर्थात रस का अर्थात होता है द्रव, अर्थात इस प्रकार से रसायन में क्या किया जाता है, द्रवों का अध्ययन किया जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को रसायन के बारे में समझ आया होगा। तो इस चैप्टर 17 अध्याय 17 दैनिक जीवन में रसायन केमिस्ट्री इन डेली लाइफ में हम लोग जानेंगे कि जो हमारे दैनिक जीवन है उसमें हम लोग रसायन का उपयोग किस प्रकार से करते हैं। ओके, तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने जल के बारे में जाना था कि जल क्या होता है, जो जल जिसको इंग्लिश में वाटर कहते हैं। ओके, तो जल का जो फार्मूला होता है वह H2O होता है। वाटर का जो मॉलिक्यूल क्या होता है वह H2O होता है, जो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के मिलकर बना होता है। ओके, तो जल हमारे पृथ्वी में क्या होता है, पूरे पृथ्वी की लगभग 3/4 भाग पर जल है, जो समुद्र, नदी, झीलों में फैला हुआ है। इसके साथ क्या होता है, जो जल होता है पृथ्वी के गहराई में भी पाया जाता है। ओके, तो जल तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। ओके, तो इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि जो मनुष्य के शरीर में भी जो जल होता है लगभग 70% जल होता है। कितना परसेंट, वो है 70% तक जल होता है हमारे शरीर में। ओके, इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि जल को सार्वत्रिक विलायक या यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है। तो जल को सार्वत्रिक विलायक या यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जल सर्वाधिक पदार्थ अर्थात बहुत सारे पदार्थों को घोल लेता है, इसलिए इसको सार्वत्रिक विलायक या यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोला जाता है। ओके, इसके पश्चात हम लोगों ने मृदु एवं कठोर जल के बारे में जाना था कि मृदु एवं कठोर जल क्या होता है, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। ओके, तो मृदु जल क्या होता है, तो साबुन के साथ जल्दी और अधिक झाग देने वाला जो जल होता है उसको मृदु जल कहते हैं, और जो साबुन के साथ देर से तथा बहुत कम झाग देने वाला जो जल होता है उसको कठोर जल कहते हैं। ओके, जल की कठोरता का कारण, रीजंस ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। ओके, तो जल का कठोरता होने का कारण या रीजन क्या होता है, तो जल में कैल्शियम और जो मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड में से किसी भी लवण के उपस्थित होने पर जो जल होता है वह कठोर हो जाता है। इस प्रकार से क्या है, जल की कठोरता का कारण यही होता है। तो जल की कठोरता का कारण क्या होता है, तो आप लोग इसमें याद रखिएगा कि जल की कठोरता का कारण यह होता है कि जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, जैसे कि यहाँ पर डिनोट किया गया है, डिनोट किया गया हूँ, जैसे कि यहाँ पर जो जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड में से किसी भी लवण उपस्थित हो तो जो जल होता है वह कठोर हो जाता है। ओके,
साथ ही हम लोगों ने कठोरता के प्रकार टाइप्स ऑफ हार्डनेस के बारे में जाना था कि जो कठोरता होता है कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें हम लोगों ने जाना था कि जो कठोरता होता है दो प्रकार के होता है। पहला है अस्थायी कठोरता जिसको टेम्पोररी हार्डनेस कहा जाता है, और दूसरा है स्थायी कठोरता परमानेंट हार्डनेस। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं कि अस्थायी कठोरता एवं स्थायी कठोरता कब होता है। तो अस्थायी कठोरता तब होता है जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के जल में घुले होने के कारण जो जल होता है वह अस्थायी कठोरता होता है। ओके, अस्थायी कठोरता कब होता है? तो स्थायी कठोरता जब जल में क्या होता है, जो कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फेट, जैसे कि कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट या कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड, अर्थात जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट लवणों में से किसी भी का जल में घुले होने के कारण जो जल होता है वो क्या हो जाता है, वह स्थायी कठोरता या परमानेंट हार्डनेस हो जाता है। ओके, इसके साथ ही हम लोगों ने कठोर जल के मृदुकरण की आधुनिक विधा के बारे में जाना था कि जो कठोर जल को किस प्रकार से हम लोग आधुनिकीकरण की विधि से मृदुकरण किया जा सकता है। तो इसमें हम लोगों ने दो विधियों के बारे में जाना था। तो पहला है विपरीत परासन रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ, और दूसरा विधि है आयन विनिमय रेजिन, अर्थात इस विधि के द्वारा जो जल होता है उसको मृदु किया जाता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पीने योग्य जल, पोर्टेबल वाटर। ओके, तो पीने योग्य जल अर्थात पोर्टेबल वाटर क्या होता है? तो ऐसा जल जो स्वच्छ हो अथवा साफ हो, रंगहीन उसमें किसी प्रकार का रंग ना हो, गंधहीन उसमें किसी प्रकार का गंध ना हो, और वह रोगाणु रहित हो अर्थात उसमें किसी भी प्रकार का रोगाणु ना हो। इस प्रकार से जो वाटर होता है, इस प्रकार के जो जल होता है वही पीने योग्य जल या पोर्टेबल वाटर होता है। ओके, तो चलिए इसके उपयोग के बारे में जानते हैं। इसका यूजेस अर्थात उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो जल का उपयोग विलायक के रूप में किया जाता है, कृषि में जल अति आवश्यक होता है। जल का उपयोग बहुत से उद्योगों में किया जाता है, जैसे कि वस्त्र उद्योग हो गया, पेपर उद्योग, खनन आदि में इसका उपयोग किया जाता है, और कपड़े धोने एवं साफ सफाई के लिए भी जल का उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही जो पानी की जो विशिष्ट उष्मा होता है वह अधिक होता है, इसके कारण इसका उपयोग भाप इंजन में, बॉयलर एवं कूलर आदि में होता है। ओके, तो सबसे ज़्यादा इसका उपयोग कहाँ होता है? तो जैसे कि हम लोग पीने योग्य जल अर्थात पीने के लिए इसका उपयोग होता है। जितने भी जीव जंतु होता है अपने प्यास बुझाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो वह वाटर अर्थात जल का उपयोग ही करते हैं। ओके, जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन। ओके, तो चलिए अब समझते हैं कि जो जल का जो प्रदूषण या जो वाटर का जो पोल्यूशन होता है वह किस प्रकार से होता है। ओके, तो इसका जो पोल्यूशन होने का जो मेन कारण होता है, जैसे कि कुछ हमें जो उद्योग धंधा हो गया और साफ सफाई के कारण उसमें कुछ अवांछित पदार्थ मिल जाता है। साथ ही ऑक्सीजन की कमी हो जाने के कारण भी जल के गुणों में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। तब ऐसा जल क्या कहलाता है? दूषित जल अर्थात वाटर पोल्यूशन कहलाता है। ओके, तो इसको दूर किस प्रकार से किया जा सकता है? तो चलिए इसको समझते हैं। को इसको दूर करने के लिए औद्योगिक अपशिष्ट युक्त जल का उपचार करने हेतु उद्योगों में जल शुद्धि संयंत्र लगाना अनिवार्य किया जाए। दूसरा है घरेलू साफ सफाई से निकलने वाला जल एवं मल वहित जल को उपचारित करके ही नदी नालों में प्रवाहित किया जाए। हानिकारक कीटनाशकों का नियंत्रित उपयोग किया जाए, इनके अधिक उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाए। मानवीय क्रियाकलाप जैसे नहाना, कपड़े धोना, पूजा सामग्री का विसर्जन, शवों का नदी में बहना, मृत व्यक्तियों की राख अस्थि का विसर्जन आदि भी जल को प्रदूषित करता है। अतः इन क्रियाकलापों पर नियंत्रण लगाना जाना चाहिए ताकि जो जल है उसको प्रदूषित होने से बचाया जा सके। ओके, साधारण नमक जिसको कॉमन साल्ट कहते हैं। तो जो साधारण नमक है उसको NaCl, इसका जो सामान्य सूत्र क्या होता है? NaCl सोडियम क्लोराइड होता है। ओके, मुख्यतः जो साधारण नमक अथवा जो कॉमन साल्ट होता है वो कहाँ पाया जाता है? समुद्र में पाया जाता था। समुद्र के खारे पानी में कितना? 30 से 35 ग्राम अर्थात 30 से 35 ग्राम लवण प्रत्येक लीटर में होता है। ओके, तो जिसमें से मुख्यतः NaCl सोडियम क्लोराइड होता है, जिसको साधारण नमक के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नमक का निर्माण, मैन्युफैक्चर ऑफ साल्ट। ओके, तो चलिए समझते हैं कि जो नमक का निर्माण था मैन्युफैक्चर ऑफ साल्ट किस प्रकार से किया जाता था। नमक का जो निर्माण वह कैसे किया जाता है, जैसे कि हम लोग चित्र एक भी समझ सकते हैं। समुद्र के जल से नमक का निर्माण था। समुद्र के जल के द्वारा इसमें क्या किया जाता है? नमक का निर्माण किया जाता है। इसका प्रोसेस क्या है? तो चलिए इसको समझते हैं।
तो समुद्र के किनारे समुद्र के जल को उथले गड्ढों में इकट्ठा करके उसको वाष्पीकृत होने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, जो समुद्र के जो जल होता है उसको क्या करता है, गड्ढे बनाकर उसको क्या करता है, जो जल होता है उसको इकट्ठा कर लिया जाता है, उसको उसके पश्चात उसको वाष्पीकृत होने के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि जो जल के जो मॉलिक्यूल होता है वह क्या होता है, वाष्पीकृत हो जाए। इसके पश्चात जो कच्चा नमक बचता है उसमें नमक के अलावा बहुत सारे और भी लवण भी उपस्थित होते हैं, जैसे कि उसमें कुछ मात्रा में रेत भी पाया जाता है। फिर इसका क्या किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है। ओके, समुद्री जल से नमक बनाने का काम जो मेहनत का एवं इसके साथ ही सतर्कता से किया जाने वाला कार्य होता है, और नमक में पाए जाने वाली अशुद्धि को दूर करने के साथ साथ उसमें आवश्यक पदार्थों को भी मिलाया जाता है, जैसे कि नमक में आयोडीन। ओके, तो आई होप आप लोगों को ने सुना होगा कि आयोडीन नमक करके। ओके, तो इसमें आप लोग एक क्वेश्चन आता है कि जैसे कि नमक में आयोडीन क्यों मिला जाता है। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो आयोडीन की कमी से जो मानव में क्या होता है, घींगा रोग उत्पन्न हो जाता है, इसलिए नमक में आयोडीन मिलाया जाता है। नमक में आयोडीन क्यों मिलाया जाता है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि आयोडीन की कमी से मानव में क्या हो जाता था, जो व्यक्ति है उसमें घींगा रोग उत्पन्न हो जाता है, इसलिए नमक में आयोडीन मिलाया जाता है। और इसके साथ आप लोग याद रखिएगा कि जो नमक में आयोडीन पोटेशियम आयोडेट के रूप में मिलाया जाता था, नमक में आयोडीन के अर्थात पोटेशियम आयोडेट के रूप में मिलाया जाता है। ओके, इसके साथ ही विश्व की कुछ ऐसे भाग हैं जिसमें नमक के खजाने भी पाया जाता है। ऐसा उसका अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ पहले क्या होगा, वहाँ पहले समुद्र रहा होगा, जिसके कारण वह सूख गया होगा, जिसके कारण वहाँ पर जो नमक का खजाना है वह पाया जाता है। ओके, इसके साथ ही जो नमक होता है वह हमारे जैविक प्रक्रियाओं के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, तो हमारे भोजन में इसकी उचित मात्रा का होना भी आवश्यक होता है। जैसे कि यदि इसका अधिक मात्रा, जैसे कि नमक का अधिक मात्रा हमारे शरीर में क्या होता है, उच्च रक्तचाप अथवा हाई ब्लड प्रेशर का कारण बन जाते हैं, तथा यदि इसका जो मात्रा है वह कम हुआ तो इस स्थिति में निम्न रक्तचाप, लो ब्लड प्रेशर का कारण बन जाता था। इस प्रकार से नमक भी हमारे शरीर के लिए एक उचित मात्रा में होना इसका आवश्यक होता है। ओके, उपयोग यूजेस। तो चलिए नमक का उपयोग समझते हैं कि नमक का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। पहला है, खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए नमक का उपयोग परिरक्षक अर्थात उसका रक्षा करने के रूप में किया जाता है, या खाद्य पदार्थों में बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकता है। जैसे कि आप लोगों ने जैसे कि चिप्स, जैसे कि पैकेट वाले जो पदार्थ होता है, जैसे कि आप लोग उसमें ऑब्जर्व किए होंगे, जैसे कि क्या लगता है, थोड़ा नमकीन लगता है, क्योंकि उसमें नमक डाला होता था। नमक का उपयोग क्यों किया जाता है, ताकि उसका परिरक्षक के रूप में उसका उपयोग किया जाता है, ताकि जो खाद्य पदार्थ है उसमें बैक्टीरिया की वृद्धि को वह रोकता है। ओके, इस वजह से उसमें नमक का उपयोग किया जाता है। साधारण नमक हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले कई पदार्थ जैसे कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, कपड़े धोने का सोडा, व्यंजन चूर्ण आदि के निर्माण में भी इसका महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ होता है। नमक और शक्कर के पानी में घुलने से बने पुनर्योजी विलयन, ओरल या रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा ओआरएस के बारे में, इसका उपयोग भी शरीर में जल की मात्रा कम हो जाने पर प्राथमिक उपचार के रूप में किया जाता है। ओके, आई होप आप लोगों को नमक के बारे में समझ आ होगा कि नमक क्या होता है। इसके साथ ही हम लोगों ने मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट, नमक का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है एवं नमक में आयोडीन क्यों मिला जाता है, इसके साथ ही नमक हमारे लिए क्यों आवश्यक है, इसके साथ ही हम लोगों ने इसका उपयोग के बारे में जाना। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। ओके, तो जो खाने का सोडा होता है उसको ही बेकिंग सोडा कहा जाता है। ओके, तो जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है, वह NaHCO3 होता है। तो ओके, जिसका नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है। ओके, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ओके, तो खाने के सोडा का उपयोग प्रायः रसोई घर में खाद्य पदार्थों को स्पंजी बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ओके, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अर्थात खाने का सोडा या बेकिंग सोडा का उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसका उपयोग रसोई घर में खाद्य पदार्थों को स्पंजी बनाने के लिए किया जाता है। ओके, तो चलिए समझते हैं कि जो खाने का सोडा है अर्थात जो बेकिंग सोडा है, इसका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। तो इसे सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर साल्वे अमोनिया विधि के द्वारा बनाया जाता था। जैसे कि सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके साल्वे अमोनिया विधि में, जैसे कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, NH रहता है, इन सभी का साल्वे अमोनिया विधि के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। किसका, तो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अर्थात खाने का सोडा या बेकिंग
सोडा का। ओके, तो जैसे कि सोडियम क्लोराइड वाटर के साथ प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NH3 के साथ सभी के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, अमोनिया क्लोराइड बनाता है। इसके साथ ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है। अर्थात इस प्रकार से खाने का सोडा या बेकिंग सोडा का निर्माण करता है। ओके ओके, तो चलिए इसके बारे में समझते हैं कि इसका उपयोग या यूजेस कहाँ कहाँ किया जाता है। उपयोग, यूजेस, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो बेकिंग पाउडर है उसका उपयोग जो बेकिंग पाउडर जो खाने का सोडा है अर्थात जो बेकिंग पाउडर है उसका उपयोग बेकिंग पाउडर खाने का सोडा एवं प्राकृतिक अम्ल का मिश्रण होता है, इसलिए इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। ओके, तो ओके, दूसरा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग क्या है, अम्लता को कम करने अर्थात प्रति अम्ल एंटासिड के रूप में किया जाता है। क्योंकि इसका जो प्रकृति इसका नेचर होता है वह क्षारीय होता है, इस वजह से इसका उपयोग प्रति अम्ल एंटासिड के रूप में किया जाता है। तीसरा, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र में भी किया जाता है। ओके, तो इस प्रकार से खाने का सोडा का उपयोग या यूजेस किया जाता है। इसके पश्चात हम लोगों ने कपड़े धोने का सोडा के बारे में जाना था कि कपड़े धोने का सोडा किसे कहते हैं, जिसको वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, कपड़े धोने का सोडा को धावन सोडा भी कहते हैं, जैसे कि धावन सोडा। ओके, तो जैसे कि आप लोग इसके नाम से स्पष्ट कि धावन अर्थात धोने वाला। ओके, तो इस प्रकार धावन सोडा था धोने वाला सोडा अर्थात कपड़े धोने का सोडा। ओके, तो धावन सोडा का जो सामान्य सूत्र है उसको आप लोग याद रखिएगा। इसका जो सामान्य सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। ओके, तो धावन सोडा का जो सामान्य सूत्र होता है वह Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं कि जो कपड़े धोने का सोडा या फिर जो वॉशिंग सोडा होता है इसको किस प्रकार से बनाया जाता है। ओके, तो जब बेकिंग सोडा था सोडियम कार्बोनेट को क्या है गर्म करके क्या करता है, वाटर के साथ गर्म करता है, तो क्या बनता है Na2CO3 इंटू 10H2O अर्थात कपड़े धोने का सोडा प्राप्त होता है। अर्थात इसको किस प्रकार से बनाया जाता है, तो आप लोग इसमें याद रखिएगा कि बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। ओके, इसके पश्चात सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। ओके, तो सारे मैंने आप लोगों को आई थिंक डायरेक्ट बता दिया था कि जो बेकिंग सोडा को डायरेक्ट वाटर के साथ गर्म करते हैं तो हमको सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, लेकिन इसका प्रोसेस ऐसा है कि जो बेकिंग सोडा को गर्म करके क्या होता है सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। कि सबसे पहले क्या किया जाता है, जो बेकिंग सोडा होता है जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3, जो सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात जो बेकिंग सोडा इसको सबसे पहले गर्म करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। ओके, तो सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। अब सोडियम कार्बोनेट को क्या करता है, इसका पुनः क्रिस्टलीकरण करता है तो धोने का सोडा Na2CO3 इंटू 10H2 अर्थात कपड़े धोने का सोडा अर्थात धावन सोडा या वॉशिंग सोडा का निर्माण होता है। ओके, तो चलिए इसका यूजेस के बारे में देखते हैं कि जो कपड़े धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा का यूज या उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। उपयोग, यूजेस। ओके, तो चलिए समझते हैं कि जो धावन सोडा होता है उसका यूज या उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है। ओके, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन, वस्त्र और कागज उद्योगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ओके, तो आप लोग इसमें याद रखिएगा कि उत्फुल्लन या एफ्लोरेसेंस किसे कहते हैं। ओके, तो आप लोग इसमें याद रखिएगा कि उत्फुल्लन या एफ्लोरेसेंस किसे कहते हैं। तो धावन सोडा के क्रिस्टल को वायु में खुला छोड़ने पर जल के 9 अणु निकल जाते हैं और एक सफेद चूर्ण सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है। इस गुण को ही उत्फुल्लन या एफ्लोरेसेंस कहते हैं। तो उत्फुल्लन या एफ्लोरेसेंस किसे कहते हैं, तो यहाँ पर जैसे कि Na2CO3 इंटू 10H2 क्या है धावन सोडा। तो जब धावन सोडा को क्या है वायु में खुला रखने पर क्या करता है, जो जल के 9 मॉलिक्यूल्स तथा जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि जो जल के 9 अणु है वह क्या होता है, वह बाहर निकल जाता है और एक सफेद चूर्ण सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है। इस गुण को ही उत्फुल्लन या एफ्लोरेसेंस कहते हैं। तो इसका नाम क्या है, तो Na2CO3 इंटू 10H2, तो Na2CO3 इंटू 10H2 इसको याद रखिएगा सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। ओके, इसके साथ ही हम लोगों ने प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में जाना था कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वह क्या होता है। ओके, तो चलिए समझते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है।
तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक रूप में क्या होता है, इसका जो नाम होता है उसको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। जैसे कि इसमें आप लोग समीकरण में देख सकते हैं, इसका जो नाम क्या होता है CaSO4 इंटू हाफ H2 क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका जो नाम होता है रासायनिक रूप में तो वह है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। ओके, तो इसका जो सामान्य सूत्र होता है वह, तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सामान्य रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, तो वो है CaSO4 इंटू हाफ H2 या CaSO4 कोष्टक में 2 इंटू H2O होता है। ओके, तो चलिए समझते हैं कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसको किस प्रकार से बनाया जाता है। ओके, तो जब जिप्सम को अर्थात CaSO4 इंटू 2H2 अर्थात ये क्या है, जिप्सम है। ओके, तो जिप्सम को जब 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O प्राप्त होता है। ओके, जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। ओके, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और जब प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2 को पुनः यदि हम लोग जल से मिलाते हैं तो वह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस 1 इन हाफ H2O, तो हमको क्या प्राप्त होता है, CaSO4 इंटू 2H2O क्या है, जिप्सम। ओके, जो कि एक कठोर पदार्थ होता है। तो आई होप आप लोगों को प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में समझ आया होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है एवं इसको किस प्रकार से बनाया जाता है। तो चलिए इसके उपयोग के बारे में समझते हैं कि इसका उपयोग या यूजेस क्या क्या होता है। पहला, इसका उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही स्थिति में स्थिर रखने के लिए करते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसका कार्य क्या होता है कि जो डॉक्टर होता है वह टूटी हुई हड्डियों को सही स्थिति में रखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। दूसरा, मूर्तियों और खिलौने बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा, सांचे और मॉडल बनाने में। और चौथा, चाक बनाने में आदि, इन सभी में क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विरंजक चूर्ण, जिसको ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए विरंजक चूर्ण के बारे में समझते हैं कि जो विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। ओके, तो विरंजन चूर्ण का जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, CaOCl। ओके, तो इसको इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं, C से कैल्शियम, O से ऑक्सी, Cl2 मतलब से क्या होता है, क्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, तो विरंजन चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, तो वह CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ओके, तो इसको किस प्रकार से बनाया जाता है, तो इसे चूने का, ओके, तो इसको याद रखिएगा कि जो विरंजन चूर्ण होता है उसको चूने का क्लोराइड भी कहा जाता है। ओके, इसको किस प्रकार से बनाया जाता है, तो इसको शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। तो चलिए इसको समीकरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कि हम लोग इस समीकरण के माध्यम से देख सकते हैं कि जो शुष्क बुझे हुए चूना होता है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इस पर क्या करते हैं, क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, तो हमको विरंजक चूर्ण CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त होता है। इसके साथ ही वाटर के मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। अर्थात शुष्क बुझे चुने हुए पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो हमको विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त होता है। ओके, तो चलिए इसका उपयोग, इस यूजेस के बारे में जान लेते हैं कि जो विरंजन चूर्ण अर्थात जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो पहला, वस्त्र उद्योग में सूती कपड़ों के विरंजन में। ओके, तो पहला क्या है, वस्त्र उद्योग में सूती कपड़ों के विरंजन में इसका उपयोग किया जाता है। विरंजन की क्रिया उसमें से निकलने वाले क्लोरीन गैस के कारण ही होती है। ओके, तो विरंजन की क्रिया कैसे होती है, तो उसमें निकलने वाले क्लोरीन गैस होता है उसके कारण ही होता है। तो इसमें क्लोरीन गैस कैसे निकलता है, तो चूंकि जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है इसको वायु में खुला छोड़ने पर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2 इसके साथ क्या कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है, जिसके कारण क्या बनाता है, वह कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, CaCO3 प्लस क्लोरीन गैस मुक्त करता है। अर्थात विरंजन की क्रिया उसमें से निकलने वाले क्लोरीन गैस के कारण ही होता है। ओके, दूसरा, कागज उद्योग में काष्ठ लुगदी के विरंजन में। ओके, तीसरा, पीने वाले जल को रोगाणु मुक्त करने में आदि में इसका उपयोग किया जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।